प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, प्रथम प्रश्न पत्र में जैसा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार 4 यूनिट ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से संपूर्ण कर चुके हैं। अंतिम यूनिट में चीन के संविधान के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम जनवादी चीन में साम्यवादी दल के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों, चीन साम्यवादी दल की सत्ता मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। सर्वप्रथम मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा, साम्यवादी दल का राष्ट्रव्यापी संगठन, प्रचार और प्रसार तथा राज्य की दमनकारी पुलिस एवं सैन्य शक्ति। हेराल्ड हिंटन ने लिखा है कि जहां प्रजातांत्रिक देशों में अधिक राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता होती है, लेकिन चीन में एक दलीय साम्यवादी दल को ही अपनाया गया है। 1982 के संविधान की प्रस्तावना में यह लिखा गया है कि चीन साम्यवादी दल संपूर्ण चीनी जनता के नेतृत्व का केंद्रीय अंग होगा। चीन की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विधायी क्षेत्र में सर्वप्रमुख संस्था राष्ट्रीय जन कांग्रेस और राज्य परिषद कार्यपालिका में साम्यवादी दल का उच्चतम नेतृत्व पाया जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के सुझाव पर राज्य परिषद के प्रधानमंत्री व अन्य सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करती है। साम्यवादी दल की स्थिति निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। राज्य के कार्य व स्वरूप और दिशा में दल राज्य को विशिष्ट निर्देश देता है। दल अपनी नीतियों को राज्य व उसके अंगों के माध्यम से कार्यरूप में परिणित करता है। दल ही राज्य के अंगों में निष्ठापूर्वक व कुशलता से काम करने वाले सदस्यों की नियुक्ति और पदोन्नति करता है। साम्यवादी दल प्रशासकीय एवं आंतरिक प्रशासन एवं विदेश नीति के संबंधों में महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निर्वहन करता है। चीन की सेना भी साम्यवादी दल के अधीन है। बर्नेट लिखते हैं कि साम्यवादी दल अंतिम राजनीतिक सत्ता और सभी निर्णयों का स्रोत है। यह सेना, शासन, राजनीतिक संगठनों और वस्तुतः पेइचिंग शासन के असाधारण रूप में व्यापक राजनीतिक यंत्र के प्रत्येक तत्व को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। अब हम जनवादी चीन में साम्यवादी दल के विकास पर प्रकाश डालेंगे। 1920 में चीनी शिक्षक ने मार्क्सवाद के प्रचार के लिए एक संस्था की स्थापना की थी और 1921 ईस्वी में 13 सदस्यों से साम्यवादी दल के सम्मेलन में ये साम्यवादी दल का शुभारंभ हुआ। 1933 में साम्यवादी दल का नेतृत्व माओ के हाथ में आ गया और तभी से इसकी शक्ति में वृद्धि होती गई और जापान के विरुद्ध युद्ध के समय कोमितांग दल एवं साम्यवादी दल के सहयोग से इसकी संख्या 10 लाख तक हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी दल ने भ्रष्ट दलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा इसकी सदस्य संख्या 45 लाख तक पहुंच गई। अगस्त 1977 में दल की सदस्य संख्या 3 करोड़ 50 लाख तक हो गई थी। इसलिए लाइन बर्गर ने लिखा था कि चीन के साम्यवादी दल को सोवियत संघ के बाहर विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजनीतिक दल कहा जा सकता है।
अब हम साम्यवादी दल की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान में साम्यवादी दल का उल्लेख किया गया है। ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों को गैर संविधानेतर तत्व कहा जाता है, लेकिन चीन के संविधान में साम्यवादी दल का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। एक दलीय व्यवस्था, अनुशासन व दृढ़ निष्ठा इस राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषता है। सदस्यों को दलीय नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता है और आस्था रखनी पड़ती है। मार्क्स, लेनिन व माओ के सिद्धांतों पर आधारित है, जो साम्यवादी समाज निर्मित करना चाहते हैं, और साम्यवादी दल लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित होता है। साम्यवादी दल की सदस्यता के लिए संविधान में साम्यवादी दल की सदस्यता के लिए स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जो भी साम्यवादी दल का सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, उसको दल के कार्यक्रम व दल के संविधान को स्वीकार करना होता है, दल के निर्णयों का पालन करना और सदस्य शुल्क समय पर देना। इसके अलावा 8 नियमों का पालन सभी राजनीतिक दल के सदस्यों को करना आवश्यक होता है, जिसमें साम्यवादी दल के स्वरूप व दल निर्माण में लेनिन व स्टालिन को महत्व देना। दल का उद्देश्य देश में साम्यवाद की स्थापना करना, दल के लिए आजीवन संघर्ष हेतु निश्चय करना, दलीय अनुशासन व नेताओं की आज्ञाओं का पालन करना, सार्वजनिक हितों को देखना, आत्म आलोचना द्वारा स्वयं की कमियों को खोजना, जन सेवा करना तथा साम्यवाद का प्रचार और प्रसार करना, मार्क्सवाद, लेनिनवाद व माओवादी सिद्धांतों का अध्ययन करना। ये सभी साम्यवादी दल के सदस्यों के लिए ये शर्तें पालन करना आवश्यक होती है। अब हम जनवादी चीन में साम्यवादी दल का ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कैसा है। साम्यवाद का प्रमुख आधार लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण होता है। दल के अंतर्गत दल के सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है और प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण में सदस्यों के भाग लेने का अधिकार होता है। अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को दलीय नीति की आलोचना का भी अधिकार है। इसके साथ केंद्रीय तत्व भी है, क्योंकि सर्वोच्च दलीय निर्णयों को निम्न स्तरीय दलों द्वारा सदैव ही मान्य होते हैं। चीन में साम्यवादी दल पिरामिड के आकार का होता है और इस पिरामिड का प्रारंभिक बिंदु सेल इकाई है तथा शीर्ष पर पोलिट ब्यूरो होता है। सेल दल के प्रारंभिक स्तर पर सेल होते हैं, जो 20 सदस्यों की प्रारंभिक इकाई होती है। यह सेना सभी जगह सर्वव्यापी है। इसके ऊपर शहरी ग्रामीण या शहरी कांग्रेस होती है, जो काउंटीज को चुनती है। काउंटीज प्रादेशिक कांग्रेस को और प्रादेशिक कांग्रेस राष्ट्रीय जन कांग्रेस को चुनती है। राष्ट्रीय दल कांग्रेस की संख्या लगभग 1000 है और संविधान के अनुसार कांग्रेस राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करती है, जैसे केंद्रीय समिति, दल का चुनाव, संविधान एवं संविधान में संशोधन करना इत्यादि कार्य कांग्रेस का होता है। अब दूसरा है केंद्रीय समिति। राष्ट्रीय दल एक बड़ा निकाय है, अतः इसकी आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रता से बैठक आमंत्रित नहीं की जा सकती। अतः राष्ट्रीय कांग्रेस की एक राष्ट्रीय समिति नियुक्त की गई है, जो अपेक्षाकृत एक छोटी संस्था है, जिसमें 201 सदस्य और 75 वैकल्पिक सदस्य होते हैं। तीसरे स्तर पर पोलिट ब्यूरो होता है। यह केंद्रीय समिति से तुलनात्मक एक छोटी संस्था है, जिसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 27 है। यह प्रभावी संगठन है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभावी अंग है, जो दल के संगठन को संचालित करता है एवं केंद्रीय समिति को आमंत्रित करता है। पोलिट ब्यूरो में भी अंतिम शक्ति सदस्यों में निहित होती है, जिसे दल का मस्तिष्क कहा जाता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो साम्यवादी दल की संरचना पिरामिड के आकार में होती है, जिसमें सतह ऊपर की ओर पोलिट ब्यूरो में निहित हो जाती है। साम्यवादी दल का एक सचिवालय भी होता है। इसमें 8 नियमित व 8 वैकल्पिक सदस्य होते हैं और दल का सचिव इसका अध्यक्ष होता है। दल नियंत्रण आयोग, यह भी केंद्रीय समिति का एक
महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें 17 नियमित व 4 वैकल्पिक सदस्य होते हैं। और दल नियंत्रण आयोग का कार्य यह है कि दल की नीतियों व आदेशों का पालन करवाना, इसमें दल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना तथा अपील सुनने का अधिकार है। और इसके अलावा साम्यवादी दल में कुछ सहायक संगठन भी है, जिन्हें हम कम्युनिस्ट यूथ लीग, लाल सेना, बाल लाल रक्षक इत्यादि युवा संगठन भी होते हैं, जो शिक्षण संस्थाओं और स्कूल से ही प्रारंभ हो जाते हैं, ताकि साम्यवादी दल की विचारधारा शुरू से ही उनको प्रशिक्षण दे दिया जाए। इस प्रकार चीन के साम्यवादी दल की हमने संरचना के बारे में चर्चा की। अब हम थोड़ा चीन में लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण की व्यवस्था क्या है या लोकतांत्रिक अधिनायकवाद क्या है। पूर्व सोवियत रूस की तरह ही चीन की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। चीन के नेता इस व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। चीन के संविधान में यदि देखें तो लोकतंत्र के क्या क्या लक्षण हैं। 1940 में माओ ने ये घोषणा की थी कि चीन का भावी राज्य जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद से भिन्न होगा। माओ से तुंग ने इसका नाम सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद की जगह प्रजातांत्रिक राज्य रख दिया था। 1945 में माओ ने स्पष्ट कहा था कि हम एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसे नव प्रजातंत्र का नाम दिया जाएगा और बहुसंख्यक जनता की इच्छा के आधार पर ही विभिन्न दलों की मिलीजुली सरकार लोकतांत्रिक सरकार होगी। संविधान में लोकतांत्रिक लक्षणों की विद्यमानता देखें तो सर्वप्रथम चीन की कार्यपालिका राज्य परिषद जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। चीन की जनराष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का विवरण जो संविधान में दिया गया है वह प्रजातांत्रिक है। चीन के संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख भी किया गया है और 18 वर्ष के हर वयस्क को मतदान का अधिकार दिया गया है। कानून के समक्ष समानता और सभी व्यक्तियों को रोजगार का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा रिकॉल सिस्टम की व्यवस्था होने के कारण जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस भी बुला सकती है। और संविधान में यह भी व्यवस्था है कि यदि शासनाधिकारी के किसी कार्य से हानि पहुंचती है तो नागरिक हर्जाना भी वसूल कर सकते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से देखें तो चीन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कुछ लक्षण विद्यमान है, लेकिन व्यवहार में शासन व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व या केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसीलिए चीन में ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण, लोकतंत्र के साथ साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन चीन में इसके उल्टा विपरीत लोकतंत्र के साथ साथ केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को या अधिनायकत्व की प्रवृत्ति को अपनाया गया है। चीन के संविधान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लक्षण विद्यमान है, लेकिन साम्यवादी देशों में ये सिद्धांत मात्र ऊपरी दिखावा है। चीन में अधिनायकवाद के तत्व स्पष्ट देखे जा सकते हैं। जैसे 1989 में थियानमन चौक में नवयुवकों और छात्रों ने मिलकर जब नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यवस्था में परिवर्तन की मांग की तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया था और उन पर टैंकों से गोले बरसाए गए थे। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि चीन में सिद्धांततः दिखावे के रूप में लोकतंत्र है, व्यवहार में साम्यवादी दल की तानाशाही पाई जाती है। चीन में न केवल साम्यवादी दल का शासन है, वरन साम्यवादी दल का संगठन व अनुशासन भी अत्यधिक कठोर है। दल के सर्वोच्च नेता पोलिट ब्यूरो का पद अधिनायकवाद में परिणित हो गया है। साम्यवादी दल के संबंध में वहाँ लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद की चर्चा की जाती है, परंतु वहाँ लोकतंत्र की जगह केंद्रवाद ही है। माओ ने कहा था कि सैकड़ों फूलों को एक साथ खिलने दो, लेकिन साम्यवादी दल से असहमत व्यक्तियों को अत्याचार किए जाते हैं। माओ द्वारा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मात्र विरोधियों को पकड़ने का एक जाल है। पीपुल्स डेली ने यह स्वीकार किया है कि सांप को तभी समाप्त किया जा सकता है जबकि उन्हें खुले में बाहर लाया जाए। साम्यवादी दल शुद्धि आंदोलन द्वारा दल की विचारधाराओं से असहमत व्यक्तियों पर अत्याचार करते रहते हैं। दूसरा है एक दलीय व्यवस्था। चीन में लोकतंत्र का सही स्वरूप नहीं है, क्योंकि जन संप्रभुता तभी होती है जब जनता इच्छानुसार किसी दल को शासन सत्ता सौंपे।
जबकि चीन में एक राजनीतिक दल का अस्तित्व है, अतः शासन में जनसंप्रभुता का आधार नहीं है। एक दलीय व्यवस्था के कारण साम्यवादी दल की अधिनायकवाद की प्रवृत्ति विद्यमान है। चुनावों में जनता के शत्रु कहकर मताधिकार का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और आम वयस्क नागरिक बंदी बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार चीन में एक दलीय तानाशाही है। मूल अधिकार भ्रामक। चीन में नागरिकों को मूल अधिकार संविधान के अनुसार प्रदान अवश्य किए गए हैं, परंतु व्यवहार में भ्रमपूर्ण स्थिति है। विचार, भाषण, प्रदर्शन, साहित्यिक स्वतंत्रता का प्रयोग साम्यवादी दल की विचारधाराओं की सीमा में रहकर ही किया जा सकता है। यह प्रतिबंध संविधान में नागरिकों को बंदी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था भी नहीं है तथा मूल अधिकारों के पीछे न्यायपालिका को कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि एक हाथ से अधिकार दिए गए हैं तो दूसरे हाथ से कर्तव्यों के रूप में वापस ले लिए गए हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का अभाव। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका एक प्रथम शर्त है, लेकिन चीन में न्यायपालिका दलीय विचारधारा के अधीन है। उन्हें मूल अधिकारों की क्रियान्विति एवं संविधान की व्याख्या का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आक्रामक विदेश नीति। 1982 के संविधान में चीन ने पंचशील के नियमों में विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन चीन में सदैव ही विस्तारवादी अथवा चारा और छड़ी, कैरेट एंड स्टिक की नीति का अनुसरण किया जाता है। माओ के अनुसार ईस्ट इज रेड अर्थात कोरिया, वियतनाम, ताइवान, लाओस, कंबोडिया इत्यादि के साथ आक्रामक नीति का अनुसरण किया है और 1962 में भारत पर भी चीन ने आक्रमण किया था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर भारत के साथ विश्वासघात किया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चीन में सिद्धांततः लोकतंत्र है, लेकिन व्यवहार में वहाँ साम्यवादी दल की तानाशाही या अधिनायकवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। इतना ही लेसन यहाँ समाप्त होता है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करें। धन्यवाद। जय हिंद।